रेबीज वैक्सीन लगाने के बाद भी क्या हम सेफ हैं? रेबीज वैक्सीनेशन का कंप्लीट कोर्स लेने के बाद भी और पूरी डोज़ कंप्लीट करने के बाद भी क्या रेबीज हमें हो सकता है? ये सवाल आज बहुत सारे लोगों के मन में है और इसका रीज़न ये है बिकॉज़ कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई है जिसमें महाराष्ट्र की 21 ईयर ओल्ड फीमेल सृष्टि शिंदे, जिन्हें स्ट्रीट डॉग ने 3 फरवरी को काटा और उसको काटने के बाद उन्होंने जाकर अपना वैक्सीन का सारा कोर्स कंप्लीट किया। उन्होंने पाँचों डोज़ अपनी ली, उन्होंने इम्यूनोग्लोबिन भी लिया, बट सैडली उस डोज़ को कंप्लीट करने के बाद भी उन्हें फ़ीवर आना स्टार्ट हुआ। फ़ीवर के साथ-साथ उन्हें जो उनके पैर हैं वो सुन्न पड़ना स्टार्ट हो गए और कुछ टाइम बाद उनको जो है रेबीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रेबीज़ से आज एट प्रेज़ेंट उनकी डेथ हो गई है। तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है और जो लोगों के दिमाग में डाउट है कि जब उन्होंने वैक्सीन कंप्लीट कर ली थी, तो भी ऐसा उनके साथ कैसे हो गया, उनको रेबीज़ कैसे हो गया? तो आज की जो वीडियो है उसमें हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या-क्या मिस्टेक्स हैं जो वैक्सीनेशन के समय हो सकती हैं या फिर हम कहाँ-कहाँ लैग कर जाते हैं, कुछ छोटी-छोटी सी गलतियाँ जो बहुत भारी होती हैं, भारी नुकसान कर सकती हैं रेबीज़ के केस में। तो वेलकम ऑल, माय नेम इज़ डॉक्टर दिशा, आई एम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और आज की वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस है कि मैं आपको अवेयर कर पाऊँ ऐसी छोटी-छोटी सी गलतियाँ जो रेबीज़ के केस में भारी पड़ सकती हैं और एक बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, इस वीडियो में से आप टेक होम मैसेज लेकर जाइए और लोगों को भी शेयर करिए जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं या आपके आस-पास कोई ऐसा केस होता है डॉग बाइट का, आपके घर में या आपके आस-पास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोगों में भी ये अवेयरनेस फैले। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी हेल्थ अपडेट्स के लिए। सबसे पहले हम यहाँ बात करें वैक्सीनेशन के दौरान, वैक्सीनेशन के स्टार्ट होने से पहले भी अगर हम रेबीज़ की ब्रीफ में बात करें कि रेबीज़ एक्चुअली में कैसे होता है, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बात करूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ इसके बारे में बनाई हुई है, रेबीज़ की डिटेल्स के बारे में, आप मेरे चैनल पे जाके उनको चेक आउट कर सकते हैं। बट अगर मैं ब्रीफ में बात करूँ तो रेबीज़ जो है, ये रेबिड वायरस है, उससे होता है। ये वायरस जब भी कोई डॉग बाइट होता है, जनरली हम डॉग बाइट की बात करते हैं, जितने मैमल्स होते हैं सबसे हो सकता है, बट इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ केसेज़ हैं वो डॉग से ही होते हैं और उसमें भी जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जब भी ये डॉग बाइट होगा और उस डॉग को अगर ऑलरेडी रेबीज़ हुआ हुआ है, वो अगर रेबीज़ से इन्फेक्टेड है, उस इन्फेक्टेड डॉग ने अगर किसी भी इंसान को काटा है, तो उसके काटने के बाद उसके सलाइवा से जो वायरस है, वो उस इंसान के अंदर उस ज़ख्म में, जो ज़ख्म होता है काटने के बाद वहाँ ये आ जाएगा। वहाँ आने के बाद में ये वायरस जो है वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, ये अपनी वहाँ पे नंबर्स बढ़ाना स्टार्ट करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद में शुरू में तो ये स्किन पे रहता है, उसके बाद ये नीचे की जो मसल है, मांसपेशी, वहाँ जाएगा। मांसपेशी के बाद में इसकी जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो होता है नर्वस सिस्टम। ये जैसे ही, जिन्हें हम तंत्रिकाएँ भी बोलते हैं, तो जब ये जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम में जाने की कोशिश करता है, जब तक ये नर्वस सिस्टम में नहीं पहुँचता तब तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और यही रीज़न है कि हम यहाँ पर ये बोला करते हैं कि आपको जितना जल्दी हो सके, आपको जाकर अपना वैक्सीनेशन स्टार्ट करना है। तो ये एक रेबीज़ जो वायरस है, इसका एक बेसिक कांसेप्ट है कि ये जब भी आएगा तो जो इन्फेक्टेड डॉग है उसके सलाइवा से ही आएगा। उस वुंड में आके उस जगह पे जहाँ उसने काटा है डॉग ने, उस जगह पे आके मल्टीप्लाई करेगा, अपने आप अपने नंबर्स बढ़ाएगा और नंबर्स बढ़ाने के बाद में फिर ये धीरे-धीरे करके नर्वस टिश्यू के पास पहुँचेगा और हमारा काम ये होता है कि हमें इसको जो जब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, हमें इसको किसी भी तरीके से नर्वस टिश्यू के अंदर हमें इसे पहुँचने नहीं देना है, क्योंकि एक बार ये आपके नर्वस सिस्टम के अंदर पहुँच गया ये वायरस, तो फिर यहाँ पर आप चाहे वैक्सीन लगाएँ, आप कुछ भी लगाएँ, आप इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएँ, तो आप इसको सिम्पटम्स आने से नहीं रोक सकते। फिर ये डेफ़िनिटली जो पेशेंट है उसके अंदर इसके सिम्पटम आना स्टार्ट हो जाते हैं और पेशेंट को रेबीज़ से आप बचा नहीं सकते। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम पेशेंट को जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन लगवाएँ और इसीलिए हर बार हम यही बोला करते हैं, हर बार हर डॉक्टर्स की ये सजेशन होती है कि अपना वैक्सीनेशन आप जल्द से जल्द कंप्लीट करवा लें। अब यहाँ देखते हैं कि जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो वैक्सीनेशन के दौरान भी ऐसा क्यों हो गया कि 5 डोज़ कंप्लीट करने के बाद भी जो
रेबीज़ हो गया और रेबीज़ से उनकी डेथ भी हो गई। तो इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए जब भी हम इसमें डॉग बाइट की बात करते हैं किसी की, उसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझें तो सबसे पहली मिस्टेक होती है जो जनरली हम बोला करते हैं, जो सबसे पहली मिस्टेक यहाँ जो हो सकती है वो ये होता है जब भी किसी भी पेशेंट को डॉग बाइट होता है, तो डॉग बाइट होने पर हम सबसे पहला सजेशन हमेशा दिया करते हैं, मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में भी ये बात बोली है कि आपको जो वुंड है, जो एरिया है, जो घाव है उसको अच्छे से पानी से धोना है। पानी से धोने का मतलब यहाँ पर ये होता है आपको सोप से, वाटर से मतलब साबुन से आप उसको क्लीन करना है उसको और जब आप उसको वॉश कर रहे हैं तो उसको 15 से लेकर 20 मिनट तक अच्छी तरह से उसको धोना है। इसका धोने का मतलब यहाँ पे ये होता है बिकॉज़ जितना वायरस ऊपर है वहाँ पे, अगर वहाँ पे रेबीज़ वायरस कुछ भी आया है, तो उस सोप से, वाटर से वो यहाँ से क्लीन होना स्टार्ट होगा। जनरली ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो किसी ने आज किसी को डॉग बाइट हुआ, अब अगर वो रात को किसी को डॉग बाइट हुआ है और वो कल जाकर अपना वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाएँगे या फॉर एग्ज़ाम्पल कल वो वैक्सीनेशन लगाने गए और वैक्सीनेशन वहाँ पे उनको वैक्सीन नहीं मिली है, वैक्सीन 1 दिन बाद उनको मिलती है, अगर वैक्सीन की सप्लाई नहीं है या वहाँ पे कोई और रीज़न है, तो उस वज़ह से उनको वैक्सीन जो मिलेगी वो 1 दिन बाद मिलेगी। तो इस ड्यूरेशन में 1 या 2 दिन का गैप आ जाएगा। बेटर ये है कि अगर उन्होंने इसको सोप से, पानी से उस टाइम पे बहुत अच्छे से अगर वॉश कर लिया है क्योंकि ये वॉश करना इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इज़िली इसको वॉश कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आपको इसके ऊपर कोई मिर्च नहीं लगानी है, कोई हल्दी नहीं लगानी है, आपको कोई-सी भी क्रीम नहीं लगानी है। जनरली होता है कि कोई लोशन लगा लिया, कोई जलन हो रही है तो कुछ और हमने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया। आपको घाव के ऊपर कुछ भी नहीं लगाना है, आपको सिर्फ़ साबुन से, पानी से धोना है, डेटॉल से आप इसको वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसपे कुछ नहीं करना है, इसको किसी भी तरीके का कोई लेप है हल्दी इसके ऊपर नहीं लगाना। अगर आप इसमें ऐसा करते हैं तो वो जो वायरस है, वो और ज़्यादा अंदर जाएगा और वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा। तो ये इस बात को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तीस तीसरा यहाँ पे है इस उस जगह को जहाँ पर भी घाव हो गया है, उस घाव को कवर नहीं करना है, उसके ऊपर पट्टी नहीं बाँधनी है, उसके ऊपर बैंडेज नहीं बाँधना है। साथ ही साथ यहाँ पर उसमें कोशिश करना है कि वहाँ पर टाँके ना लगाने पड़े। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि आपको लगाना ही पड़ रहा है स्टिचेज़, तो जो स्टिच लगेंगे वो लूज़ होंगे, वो बहुत ज़्यादा टाइट स्टिच नहीं होंगे, जैसे हम जनरली दूसरे घाव में लगाते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे स्टिच जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट लगा देंगे, तो उस केस में भी जो वायरस होगा वो अंदर ही अंदर और ज़्यादा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा और मल्टीप्लाई करके वो आपके अंदर नर्वस जो टिश्यू है वहाँ जाना वो शुरू कर सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये तो हैं जो घाव से रिलेटेड हैं। यहाँ पे अभी तक हम डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, हमें वैक्सीन हमने नहीं लगवाई है, उसके पहले-पहले ये प्रिकॉशंस हैं जो हमें हमेशा रखने हैं। जब भी घाव होगा तो उसे अच्छी तरह से धोना है साबुन और पानी से 10 से 15 मिनट। दूसरी भी थी इसके ऊपर कोई लेप नहीं लगाना, कोई क्रीम नहीं लगानी है। और तीसरा है उसको हमें कवर नहीं करना किसी बैंडेज से, पट्टी से और उसके ऊपर टाँके नहीं लगवाने हैं जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है तो। और लगाने पड़े तो लूज़ इस वाले स्टिच लगवाने हैं। अब हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, लोगों को लगता है हमने अपनी डोज़ कंप्लीट कर ली है, हमने 037 लगा लिया और मेरी डोज़ कंप्लीट हो गई है, मैंने 5 डोज़ ले लिए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। पर जब भी हम वहाँ वैक्सीन की बात करते हैं तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैक्सीनेशन के समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है यहाँ पर जितना जल्दी हो सके अपनी वैक्सीनेशन को लगाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन जितना जल्दी आप वैक्सीन को लगाएँगे, उतना कम समय इस वायरस को मिलेगा मल्टीप्लाई करने के लिए और आपके नर्वस टिश्यू के अंदर एंट्री करने के लिए। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वैक्सीनेशन के रिगार्ड्स में वो है वैक्सीनेशन का टाइम। जो टाइम दिया जाता है वैक्सीनेशन में, जो शेड्यूल बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं 0 डोज़ लगाना, 3 डोज़ लगाना, 7 डे पे लगाना, फिर आपकी 14 पे लगाना, 28 पे लगाना, ये इम्पोर्टेंट डेज़ हैं। तो वैक्सीनेशन के लिए जो डोज़ेज़ हैं, इनको कंप्लीट वे में लगाना। अब यहाँ गड़बड़ कहाँ हो सकती है? क्योंकि देखिए, जब भी हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं रेबीज़ के केस में, जो इनकी जो डोज़ेज़ होती हैं, जो मैंने वैक्सीनेशन की एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बात भी की है। इसकी जो डोज़ लगा करती है, वो बहुत कम होती है। जैसे इंट्राडर्मल जब हम डोज़ की बात कर रहे हैं, तो वो 0.1 एमएल है या फिर 0.5 एमएल है। तो जब भी आप उस डोज़ को दे रहे हैं, तो देने के लिए आपको एग्ज़ैक्ट वो उतनी अमाउंट में डोज़ जानी भी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने वैक्सीन लगाई है और अगर वो जितनी डोज़ जानी चाहिए थी, वो अगर वैक्सीन की उतनी डोज़ नहीं गई है, तो उस केस में भी यहाँ पर वैक्सीन की जो एंटीबॉडी बनेगी, वो कम बनेगी। तो एक गड़बड़ यहाँ पे ये हो सकती है, जो राइट अमाउंट ऑफ डोज़ है, वो वैक्सीन का पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं हुआ। दूसरी यहाँ पे चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जब भी हमने वैक्सीन लगाई है, तो जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन की एक्सपायरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो वैक्सीन कब से रखी हुई है, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि जैसे बहुत पुरानी वैक्सीन्स अगर रखी हुई हैं या गवर्नमेंट सेटअप में
थी वो वैक्सीन, उसके बाद वो वहाँ से किसी रूरल सेटअप में गई है वैक्सीन। तो वैक्सीन की जो एक्सपायरी है, लाने के पहले वैक्सीन की एक्सपायरी चेक करना इज़ अ मस्ट, बिकॉज़ उसकी एक्सपायरी अगर निकल गई है, अगर ऐसा केस हो जाता है, तो इन दैट केस उसकी जो वैक्सीन की पोटेंसी होगी, उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट आएगा। तीसरा चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वैक्सीन की कोल्ड चेन। कोल्ड चेन का मतलब है वैक्सीन का जो टेम्परेचर है, वो प्रॉपर्ली मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुझे इसके बारे में काफ़ी बार कमेंट्स आए हैं, लोगों ने पूछा भी है कि मैम जो वैक्सीन लगाई थी, वो वैक्सीन डायरेक्टली वहाँ से फ्रिज से निकाल के लगाई उन्होंने, तो क्या वो इफ़ेक्टिव होगी, या फिर कोई ऐसे केसेस सिचुएशंस आए जहाँ उन्होंने पूछा कि मैं वैक्सीन जो थी वो बहुत टाइम से बाहर रखी हुई थी, जब उन्होंने लगाई तो मुझे ठंडा नहीं लग रहा था वैक्सीन को फ़ील करके। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो वैक्सीन के कोल्ड चेन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैक्सीन की कोल्ड चेन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कोल्ड चेन का मतलब होता है वैक्सीन को जब भी हम स्टोर करते हैं, तो उसको स्टोर करने का एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है। जनरली जो वैक्सीन की स्टोरेज होती है, वो 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे की जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि कई बार जैसे ऐसा एरिया है जहाँ पे मान लो लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ मेंटेन नहीं हो पा रही है, लाइट्स आती हैं, लंबे समय के लिए लाइट चली जाती है, तो उस केस में जो आपने कोल्ड चेन मेंटेन करा है, जो कि जो आइस को जहाँ पे स्टोर करते हैं, ये वो आईएलआर्स होते हैं, फ्रिज हो गया, एक और आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उसमें वैक्सीन्स को स्टोर किया जाता है और वो चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। तो अगर ऐसा एरिया है जहाँ पे लाइट बहुत फ्रीक्वेंटली जाती है और अगर वहाँ पे लाइट का पावर बैकअप अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हो सकता है कि जो उसका कोल्ड चेन है वो प्रॉपर्ली मेंटेन ना हुआ हो, और अगर उसका कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हुआ प्रॉपर्ली, तो उस केस में जब वो वैक्सीन लगेगी, तो भी वो वैक्सीन जो है उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी पोटेंसी के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीन का जो टेम्परेचर का स्टोरेज है, वो प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए। अगर ऐसे एरिया में आप रह रहे हैं जहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस केस में पावर बैकअप्स हैं, चाहे इन्वर्टर्स हो गए, जनरेटर्स हो गए, इनको यूज़ करके पावर बैकअप की फैसिलिटीज़ हमेशा हो रखनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, तो कोल्ड चेन बॉक्सेस होते हैं, उससे निकाल के आप कोल्ड चेन बॉक्सेस के अंदर भी टेम्परेरी वैक्सीन्स को आप रख सकते हैं। दूसरा एक इश्यू और हो सकता है, कई बार ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वैक्सीन को स्टोर करने की फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वो किसी दूसरे सेंटर से वैक्सीन्स को लेकर आते हैं। तो उस केस में जो कोल्ड चेन बॉक्स होता है, उसमें ही आपको वैक्सीन को लेकर जाना चाहिए, जब भी आप वैक्सीन को वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अगला पॉइंट अगर हम वैक्सिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वैक्सिनेशन के केस में जब हम वैक्सीन को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी सेशन के लिए कोई पेशेंट आया है और हमने उस वैक्सीन को लगा निकाला यूज़ करने के लिए, तो यूज़ करने के बाद जो वैक्सीन रेबीज़ की जो आती है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन, उसमें हमेशा एक डाइल्यूएंट आता है और साथ में ये वैक्सीन होती है। तो इस वैक्सीन को अब आप एक बार खोलने के बाद कितने टाइम तक इसको देर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने वैक्सीन आज खोली और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ इतने पेशेंट्स नहीं आए, जितने की जो उस वाइल में से यूज़ हो सकते थे। तो उस केस में क्या आप इस वैक्सीन को कल दोबारा यूज़ कर सकते हैं? उसका आंसर है नहीं। आपको इस केस में जो वैक्सीन होती है, वो 6 घंटे तक मैक्सिमम यूज़ करनी चाहिए। जनरली अगर हम बात करें तो 6 टू 8 आवर्स का टाइम पीरियड दिया जाता है, बट जो अगर हम बात करें, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है वीडियोज़ के अंदर, जिसमें 6 आवर्स का जो टाइम है वो वैक्सिनेशन का होता है। अगर आपने दवाई खोली है, तो उसको आप 6 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। 6 घंटे यूज़ होने के बाद में अगर निकल जाते हैं, तो फिर आपको नई वाइल खोल के आपको वैक्सीन देना है, उस वैक्सीन, बिकॉज़ अगर आप उसको देंगे, तो जो पेशेंट को इसकी एफिकेसी के ऊपर इसका फ़र्क आ सकता है। तो हो गया यहाँ पर वैक्सीन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट जो है यहाँ पे, जो है वैक्सीन को लगाना कैसे है? व वैक्सीन को लगाने का तरीका क्या होता है? या तो आप उसको इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, मांसपेशी में लगा रहे हैं, या फिर आप इंट्राडर्मल वाला डोज़ लगा रहे हैं, तो ये लगाना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं, तो हमेशा जो आपकी स्किन चमड़ी होती है, उसके 90 डिग्री के एंगल पर ही इंट्रामस्कुलर डोज़ जो है वो दी जाती है, मांसपेशी के अंदर दी जाती है ये डोज़। दूसरा इम्पोर्टेंट, इसको वैक्सीन को आपको कभी भी ग्लूटेल रीजन, मतलब बैक का रीजन है, वहाँ इस वैक्सीन को नहीं लगवाना है। अगर आप वहाँ लगवाते हैं, तो उस केस में जो ग्लूटेल मसल है, वहाँ पर वैक्सीन जाती है और वो वहीं पे रह जाएगी, तो वैक्सीन अंदर नहीं जाएगी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे जो हाथ का एरिया है, डेल्टॉइड एरिया, इसको सिर्फ वहीं पे वैक्सीन को लगवाना है, अगर आप इंट्रामस्कुलर लगवा रहे हैं तो। और बच्चों के केस में ये थाई के एंटीरियर रेट्रो एस्पेक्ट ऑफ थाई, मतलब थाई के आगे वाले पार्ट पे ये वैक्सीन लगा करती है। दूसरा आता है यहाँ पे इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इंट्राडर्मल के केस में इसको लगाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ इंट्राडर्मल जब वैक्सीन लगाते हैं, तो उसको 10 डिग्री के एंगल पे लगाई जाती है और ये चमड़ी के अंदर लगाई जाती है। इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत सही तरीके से लगाना आना चाहिए। जब भी इसको लगा रहे हैं, तो इसको इसकी डोज़ प्रॉपर तरीके से इन्फिल्ट्रेट करना ज़रूरी है।
तो ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड टेक्निक्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो वैक्सीनेशन के दौरान आ सकती हैं। अगर उसका टेम्परेचर सही से मेंटेन नहीं हुआ है, अगर उसकी एक्सपायरी को ढंग से चेक नहीं किया गया या आपने उसको यूज़ करा 6 घंटे के बाद अगर आपने उसको यूज़ कर लिया है, आपने जो डोज़ दी थी वो करेक्ट अमाउंट में डोज़ नहीं गई है या फिर उसका जो रूट था एडमिनिस्ट्रेशन का वो इंट्रामस्कुलर सही ढंग से नहीं लगा या फिर इंट्राडर्मल सही ढंग से नहीं लगा। तो छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं जो वैक्सीनेशन के दौरान हो सकती हैं। इस केस में मुझे कई लोगों के जब मैसेजेस आए तो उनसे मेरा कहना है कि अगर आपको कभी भी इस तरीके का डाउट होता है, आप किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में जा रहे हैं, आपको कोई डाउट होता है, तो मैं सिंसियर एडवाइस आप उस टाइम उनसे उसी टाइम पूछ कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं बिकॉज़ कई लोग इस डाउट में रहते हैं, वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा के आ जाते हैं, फिर उन्हें ये डाउट होता है कि उस टाइम ऐसा हुआ था। तो बेटर ये होता है कि आपको अगर कोई ऐसा डाउट है, आपको लग रहा है कि मुझे एक ही सिरिंज से लगाया जा रहा है या आपको लग रहा है कि मुझे जो वैक्सीन लगी है ये एक्सपायर वैक्सीन तो नहीं है, तो बेटर ये है आप उसी टाइम अपने हेल्थ केयर स्टाफ से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं ताकि आपको वैक्सीन के लगवाने के बाद आपको निश्चिंतता रहे, आप उस टाइम कन्फ्यूजन में ना रहें। ये सारी चीज़ें हुई वैक्सीनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं क्या गड़बड़ हो सकती है जब इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएँ। इम्यूनोग्लोबुलिन लगाने के समय भी प्रॉब्लम हो सकती है। इम्यूनोग्लोबिन क्यों दी जाती है? इम्यूनोग्लोबिन इसलिए दी जाती है बिकॉज़ इम्यूनोग्लोबिन आपने देखा जब भी हम वैक्सीन लगवाते हैं, तो वैक्सीन लगवाने के लिए कुछ टाइम लगता है बॉडी को एंटीबॉडी बनाने के लिए। वो एंटीबॉडी जाकर फिर उस वायरस के अगेंस्ट काम करती है। बट जब भी कोई डॉग बाइट का केस आता है और वो कैटेगरी 3 का होता है या फिर ऐसा केस होता है जहाँ पे डॉग ऑलरेडी पागल हो गया है या फिर वो रेबिड डॉग है जिससे ऑलरेडी रेबीज़ इन्फेक्शन है, तो उस केस में पेशेंट को इम्यूनोग्लोबिन भी दी जाती है। वो क्यों देना ज़रूरी है? बिकॉज़ जो इम्यूनोग्लोबिन है वो होती है रेडीमेड एंटीबॉडीज़। जो हमने वैक्सीन लिया उस वैक्सीन से तो एंटीबॉडी अब बनेगी पर जो इम्यूनोग्लोबिन उससे ऑलरेडी वो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनका काम होता है वो इमीडिएटली जाकर अभी तुरंत ही जाकर वो वायरस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। इसी वजह से ये बोला जाता है कि जब भी आप एंटी इम्यूनोग्लोबिन दे रहे हैं, पहली बात तो उसको इंट्राडर्मल देना है, उसमें तो उसको देने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो घाव है, उस घाव के पूरे राउंड सर्कल में, उस घाव को पूरा कवर करके आपने थोड़ा-सा इस इधर डाला सर्कुलर मोशन में मतलब एक सर्कल के हिसाब से उसको उस घाव में आपको हर जगह से उसको इन्फिल्ट्रेट करना है। इसका मकसद यही होता है बिकॉज़ जब उस घाव के आप आस-पास पूरे एरिया में जब इसको डालोगे एंटीबॉडीज़ को तो वहाँ थोड़ा-बहुत जो भी वायरस अगर आया है, तो वो पूरी तरह से आस-पास के एरिया में वो एंटीबॉडीज़ वहाँ पे इमीडिएटली जाकर उस पे काम करना शुरू कर देंगी और उस वायरस को वहाँ से वो मार देंगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप इम्यूनोग्लोबुलिन लगवा रहे हैं तो वो जितनी जगह आपको घाव हुआ है, उस सारे उस जगह पे लगाना है। दूसरा यहाँ पे उस घाव को कवर करते हुए लगाना है। अगर आपने सिर्फ़ एक जगह लगा दिया, तो हो सकता है वो उतने से एरिया में वो वर्क करेगी, बाकी का जो वो छूट जाएगा और वहाँ पे वायरस मल्टीप्लाई कर सकता है। और जब मल्टीप्लाई कर रहा है, आपने वैक्सीनेशन भी लिया, वैक्सीनेशन के एंटीबॉडी को लग बनने में तो भी टाइम लगेगा। और उस दौरान अगर वो वायरस जो है नर्वस अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और वो नर्वस सिस्टम में पहुँच गया, तो तब तक पेशेंट को वहाँ पर सिम्पटम आना स्टार्ट हो जाएँगे। अब पेशेंट अगर एंटीबॉडी लेगा भी, अगर एंटीबॉडी बनेगी वैक्सीन से, तो उसका उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसको सही तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी है और पूरे एरिया में लगाना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, ये तो सारी चीज़ें हैं जो वैक्सीनेशन के इनके बारे में, इसके अलावा वैक्सीन की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपने जो वैक्सीन की क्वालिटी लगाई है, वो क्वालिटी ऑफ वैक्सीन इतनी अच्छी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन के शेड्यूल का भी बहुत बड़ा रोल है। लोगों को ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि मैंने प्री एक्सपोज़र लगा लिया, अब मुझे क्या पोस्ट एक्सपोज़र की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने आज के 5 साल पहले वैक्सीनेशन लगवाया था, तो अब मुझे सिर्फ बूस्टर लगाने की ज़रूरत है। तो देखिए इस केस में भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको बहुत सीधा-सा फंडा है। अगर हम यहाँ पे गाइडलाइंस की बात करें, तो अलग-अलग कुछ गाइडलाइंस बनी हुई है। अगर हम डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन की बात करें या सीडीसी की गाइडलाइन की बात करें, तो उसमें ये सिंपल लिखा हुआ है कि अगर आपने वैक्सीन का कंप्लीट कोर्स लगा रखा है, कंप्लीट कोर्स का मतलब यहाँ पर है आपको पूरी डोज़ कंप्लीट करनी है। कंप्लीट कोर्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर आपने 0, 3, 7 लगा लिया तो वो कंप्लीट कोर्स है। वैसा नहीं है, आपको जो 28 डे तक की जो लास्ट डोज़ है, उस डोज़ को अगर आपने कंप्लीट कर लिया है अच्छी तरह से और नेक्स्ट टाइम अगर आपको डॉग बाइट होता है, तो आप बूस्टर डोज़ लगवा सकते हैं, जिसमें आपकी आती हैं 0 एंड 3 और ये आप 3 महीने तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं, उसके बाद आप फिर से बूस्टर डोज़ रिपीट करवा सकते हैं, अगर दोबारा डॉग बाइट होता है तो। बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है क्योंकि कई बार जब हम डॉग बाइट होता है, हम ऐसे अज़्यूम कर लेते हैं कि मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है और उसके बाद हम सिर्फ बूस्टर लगा के बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अगर आपने सच में कंप्लीट कोर्स करा है, तो ही अपने आप को अज़्यूम करिए कि आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है। एक चीज़ और क्वेश्चन यहाँ पे है कि कई बार ऐसा लगता है कि हमने जब बूस्टर डोज़ लगाया, हम ऐसा बोलते हैं कि 90 डेज़ के अंदर अब आपको रिपीट करना है।
तो 90 डे का मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ैक्ट 90 डे होगा, डॉट 90 डे होगा। 91 डे पे आप जाकर अपना वैक्सीनेशन काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है बिकॉज़ रेबीज़ वायरस को पता नहीं है कि आज ये 90 डे है। 90 डे का मतलब ये ऑन एन एवरेज माना जाता है 3 मंथ्स। अगर आप 3 मंथ्स खत्म होने के नियर बाय आपको दोबारा से आपको डॉग बाइट हो गया है, तो उसमें जाकर आपको फिर से अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाना है। आप बूस्टर डोज़ दोबारा से वहाँ पे लगवाएँगे, अगर आपने पहले कंप्लीट कोर्स कर रखा है तो। तो ये कोर्स कंप्लीट करने का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है जनरली लोगों से, तो उसको नहीं करना है, वैक्सीनेशन के कंप्लीट डोज़ को आपको हमेशा कंप्लीट करना है। तो ये कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो रेबीज़ के वैक्सीनेशन के दौरान हो सकती हैं और कई बार ये छोटी-छोटी जो मिस्टेक्स हैं इनकी वज़ह से जो रिज़ल्ट है, वो बहुत बड़ा रिज़ल्ट आ सकता है जो अभी इस बार हुआ है। अब इसमें एग्ज़ैक्ट रीज़न तो अभी नहीं पता कि एक्चुअल रीज़न क्या रहा होगा, बट हम ये मान सकते हैं कि जो रेबीज़ की वैक्सीन है, अगर हमने सही तरीके से सही टाइम पे पूरे कोर्स को कंप्लीट करा है, तो ये हमें रेबीज़ से बचाती है। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर। तो एट लास्ट हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी हम रेबीज़ की वैक्सीनेशन लगाने जाते हैं। हमें जो हमारी सबसे पहली चीज़ आती है वुंड केयर मैनेजमेंट, उस पे पूरी तरह से ध्यान देना है, उसको अच्छे तरीके से साफ करना है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि हमें टाइम से जाके अपनी वैक्सीनेशन शुरू करवानी है। वैक्सीन लगाते समय हमें हर बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो उस वैक्सीन की क्वालिटी हो गई, वो एक्सपायर्ड वैक्सीन तो नहीं है, उसका जो टाइम पीरियड है वैक्सीन का वो 6 घंटे से ज़्यादा का तो नहीं है और वैक्सीन को लगाने का जो तरीका है, उसका अमाउंट है, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, तभी हम ये अज़्यूम कर सकते हैं कि हमने वैक्सीन का जो लगाया है, वो प्रॉपर तरीके से लगाया है और उसका कोर्स कंप्लीट किया है। ये सारी बातें अगर सही तरीके से फ्रेम आउट होती हैं, सब कुछ सही रहता है, तो ही हम अज़्यूम कर सकते हैं कि यार, कि हमें अब जो है हम रेबीज़ से सेफ हैं। अगर हम इन चीज़ों में कहीं पर भी लैग करते हैं, तो छोटी-सी गलती रेबीज़ के केस में बहुत भारी हो सकती है बिकॉज़ अगर ये एक बार का वायरस नर्वस सिस्टम में आ गया, तो फिर ये डेफ़िनिटली रेबीज़ में कन्वर्ट हो सकता है और अगर ये वहाँ पहुँच गया, तो फिर उसके लिए फिर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। और इसी वजह से प्रिवेंशन यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रेबीज़ के केस में। तो इस बातों का आप भी ध्यान रखिए, आप जब भी वैक्सीनेशन लगवाने जाते हैं, तो छोटी-छोटी गलतियाँ वो ना करें। इसके अलावा अगर आप हेल्थ केयर स्टाफ हैं, अगर आप वैक्सीनेशन देते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, अपने क्लिनिक्स में, कहीं पे भी, तो उस दौरान भी इन छोटे-छोटे मिस्टेक्स को स्पेशली आप अवॉइड करें। ध्यान रखें कि कोल्ड चेन ढंग से मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, आपके पास पावर बैकअप अवेलेबल है या नहीं है, आप जो वैक्सीन दे रहे हैं, उस वैक्सीन को 6 घंटे से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, जब भी आप निकालते हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो इन सारी बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमारी कोशिश यही थी कि आप लोगों को अवेयरनेस हो कि वैक्सीनेशन के दौरान कहाँ-कहाँ मिस्टेक्स हो सकती हैं, ताकि आप लोग इन मिस्टेक्स को ना करें। जब भी कोई ऐसा केस आता है आपके घर में, आपके साथ अगर ऐसा होता है, तो आपको इमीडिएटली ये सारी चीज़ें आपको करनी है और आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है जब भी आप वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ आइडिया लगा है, आपको कुछ अवेयरनेस आई है, तो उस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करिए, ताकि ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रेबीज़ से रिलेटेड डेथ्स हैं, वो एटलीस्ट ना हो हमारे कंट्री के अंदर। और हम कोशिश करें कि ये जो डेथ्स हैं, जिनको बचाया जा सकता है, जो प्रिवेंट की जा सकती हैं, टाइमली एक्शन लेकर, सही तरीके से कोर्स को कंप्लीट कर सही टाइम पर अपना वैक्सीनेशन लेकर, उससे हम भी बच पाएँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और इसकी रेबीज़ की अवेयरनेस को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। और अगर ऐसी हेल्थ अपडेट अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।